Hello everyone, I am Shreya welcoming you to ADA 24/7 school. Guys, today we are going to discuss our previous chapter, that is hydrocarbon. Hydrocarbon is chapter number 12 from class 12th. We already discussed about alkane. Now बच्चे we are going to discuss about alkenes. So what is alkene and what is the formation of alkene, what is the preparation of alkene, सभी कुछ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. चलिए देख लेते हैं एल्कीन को. बच्चे अगर एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन्स वो होते हैं जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रखते हैं. क्या रखते हैं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. वहीं पर अगर एल्केन की बात की जाए तो एल्केन वो होते हैं जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रखते हैं. क्लियर? दे हैव जर्नल फॉर्मूला, और इनका जर्नल फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n. जबकि एल्केन की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? CnH2n+2. मतलब ये हुआ कि अगर हम n की वैल्यू रख दें तो आपकी एल्कीन का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी C2H4. इसी तरीके से n=3 रखें तो क्या आ जाएगा? C3H6. n=4 रखने पर क्या आएगा? C4H8. क्लियर? तो इस तरीके से आप एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, उसका जनरल फॉर्मूला यूज करके फॉर्मूले निकाल सकते हो. अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की. हमने कंसीडर किया कि आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यानी कि आपका क्या है? एथिलीन है. और एथिलीन का हमें ऑर्बिटल स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट करना है. क्या है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर? इन इथाइलिन कार्बन एटम हैज sp2 हाइब्रिडाइज. जो हमारा कार्बन एटम होता है इथाइलिन में वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, और वो एक दूसरे के साथ किससे? सिंगल बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होता है ना? क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड से अटैच्ड होता है. क्लियर? देखो हमारा कार्बन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, बट खुद कार्बन के साथ में ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है. क्लियर? दूसरे कार्बन के साथ में ये अपने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तीसरे चौथे, इस तरीके से आपने टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो कि इसके C बॉन्ड H का फॉर्मेशन कर रहे हैं. क्लियर? तो कुल मिलाकर आपका कार्बन क्या बन गया? sp2 हाइब्रिडाइज बन गया, है ना? The bond result from the overlap of two sp2 hybridized orbital. The pi bond is formed overlap with unhybridized p orbital. जब आपके ये कार्बन, अगर इन कार्बन्स की बात करें तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये कार्बन हमारे क्या रखते हैं? अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रखते हैं. क्या रखते हैं? अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रखते हैं. और ये अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. क्या करते हैं? आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. क्लियर? ठीक है. और इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे एसिटिलीन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है. ठीक है. हाइड्रोजन के साथ इनका सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है. राइट? तो समझ में आया. अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा. C बॉन्ड C और कार्बन का आपका अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल. ठीक है. तो ये p ऑर्बिटल क्या करेंगे? आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, इनकी लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगी, यानी p पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. इधर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, इधर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड यस इधर भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. यानी कि आपके कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन के टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 4. कितने हो गए? 4. ठीक है. बात करें डबल बॉन्ड की तो इसका जो डबल बॉन्ड है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की जो लेंथ है वो कितनी है? 134 pm. और C बॉन्ड H की लेंथ कितनी है? 110 pm, है ना? एंगल की बात करें तो एंगल कितना है? 121.7 डिग्री, और साथ में H बॉन्ड H के बीच का एंगल 116 होता है. कितना होता है? 116 डिग्री होता है. क्लियर? नेक्स्ट है, अब हमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि नोट रखने हैं, यानी ध्यान रखने हैं. पहला पॉइंट है द कार्बन एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एल्कीन इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई. जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड रखता है. नेक्स्ट है एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन. जो आपकी एल्कीन्स होती हैं वो एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं.
दिस इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और किसकी वजह से? क्योंकि गाइज इसमें एन इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी बढ़ती है, इसी वजह से जो आपका एल्कीन है वो एल्कीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब देखो डबल बॉन्ड किसी में है और एक में सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। और पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यस, आपका जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड होगा वो ज़्यादा रिएक्टिविटी रखेगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्डेड। नेक्स्ट देखो, फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम दैट इंक्लूड डबल बॉन्ड एंड चेंज इन वन एंडिंग पेरेंट एल्केन टू एल्कीन। देखो जब हम IUPAC नेम लिखने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमने देख लिया कि सबसे लंबी चेन ये वाली है। ठीक है बच्चे, 6 मेंबर चेन है, 6 कार्बन है, यानी 6 हो गया, हेक्सेन हो गया। अब हेक्सेन में से जो आपका एन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे इन से, यानी हेक्सीन हो गया। अब ये 2 क्यों लगाए? क्योंकि आपका जो एल्कीन है, जो आपका रीजनेबल है इस इन के लिए, वो आपका दूसरे कार्बन से अटैच है, इसीलिए बच्चे हमने लिखा 2 हेक्सीन। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, द चेन इज नंबर्ड एज द डबल बॉन्ड हैविंग लोअर पॉसिबल नंबर। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हम जो नंबरिंग ये कर रहे हैं वो लेफ्ट से करें या राइट से करें, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमेशा ध्यान रखना कि आप लॉन्गर चेन की नंबरिंग उस साइड से करते हो जिधर से डबल बॉन्डेड कार्बन को नंबरिंग कम मिलती है। तो देखो अगर मैं इधर से कर रही हूँ तो 2 मिल रही है, बट अगर इधर से करूँगी तो 5 मिलेगी, है ना, 5 मिलेगी, मतलब ज़्यादा नंबरिंग हो जाएगी। इसीलिए हम हमेशा नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिधर से आपका जो डबल बॉन्ड है उसको नंबरिंग कम मिले। नेक्स्ट देखो, अब ये आपकी चेन आ रही है एक, और हमने बोला कि सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन रिकॉग्नाइज करनी है। तो गाइज हमने ये वाली क्यों ली, 6 वाली क्यों ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाली क्यों नहीं ली? 8 वाली हमने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये पूरी एल्केन चेन है ना, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। हमको वो चेन रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी जिसमें डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो और सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो। तो वो थी आपकी ये वाली चेन जिसमें 6 मेंबर थे। तो 6 मेंबर मतलब हेक्सीन हो गया। इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये हेक्सीन हो गया। अब देखो 2 से क्या जुड़ा हुआ है आपका, क्या जुड़ा हुआ है? प्रोपाइल। तो आपने लगा दिया प्रोपाइल और साथ में सेकंड नंबर के कार्बन से जुड़ा, इसलिए 2 प्रोपाइल हेक्सीन। क्लियर? तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, द चेन इज नंबर्ड एज द डबल बॉन्ड हैविंग लोअर पॉसिबल नंबर। हम चेन पर जो नंबरिंग करेंगे वो ऐसे करेंगे कि आपके जो डबल बॉन्ड है उसको लोअर पॉसिबल नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 प्रोपाइल हेक्सीन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इफ अ चेन हैज मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट, अगर आपका एक चेन है जो कि एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट रखता है तो आप सब्स्टिट्यूएंट का जब नंबरिंग करेंगे या फिर नेमिंग करेंगे तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में करेंगे। तो देखो जरा एग्जांपल के लिए, ये आपके पास एक चेन है जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 और 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। तो आप क्या लिखेंगे? 2 3 डाई मिथाइल ऑक्टेन, क्योंकि आपकी चेन कितने की है? 8 नंबर की, यानी ऑक्टेन। ठीक है, अब ऑक्टेन की जगह क्या हो जाएगा? ऑक्टीन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, the prefix di, tri, secondary and tertiary is not considered in an alphabetical order। जो आपका ये डाई है, ट्राई है, ये हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ऐड नहीं करेंगे। बट गाइज हमेशा ध्यान रखना, आइसो, नियो, साइक्लो, इन्हें हम जब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तब डिसाइड जरूर करेंगे, यानी कंसीडर करेंगे। इट इज़ ऑल्सो कंटेन लोएस्ट सब्स्टिट्यूशन नंबर। और हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डबल बॉन्ड होगा या फिर जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा उसमें नंबरिंग हमेशा उस साइड से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबरिंग मिले। तो आपकी नंबरिंग इधर से लोएस्ट है, अगर इधर से करते तो ज़्यादा पड़ती, 4 नंबर पड़ता, राइट? नेक्स्ट है, द डबल बॉन्ड शुड बी इन बिटवीन कार्बन 1 एंड 2। जो हमारा डबल बॉन्ड है वो साइक्लिक कंपाउंड्स में इन नंबरिंग ऑफ द ग्रुप। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसमें आपसे बोला जाए कि हमारे डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिलेगा, तो बच्चे हमेशा ध्यान रखना, कार्बन को 1, जो डबल बॉन्ड है उनके दोनों कार्बन को 1 और 2 नंबर मिलेगा, यानी 3 मिथाइल साइक्लोपेंटीन।
क्या हुआ, 3 इथाइल साइक्लोपेंटीन, ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर की आपकी रिंग है। अब देखो ये है 6 मेंबर की रिंग, हमने फिर से नंबरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चौथे और 5वें नंबर पे आपका आ गया मिथाइल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, 4,5 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 3 मिथाइलीन, ठीक है, डबल बॉन्ड है, मिथाइलीन साइक्लोहेक्सिन। क्लियर, क्योंकि आपकी जो मेंबर है वो मेंबर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग है। लैक ऑफ रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के चारों तरफ इनके सब्स्टिट्यूटेंट्स को, इनके ग्रुप्स को घुमा दें तो हमारे आइसोमर मिल जाते हैं या फिर आइसोमर प्राप्त होते हैं। कैसे गाइस, अगर रोटेशन ऐसा हो कि सेम ग्रुप्स एक साइड हो जाएं तो सिस आइसोमर, अगर सेम टाइप के ग्रुप अपोजिट साइड चले जाएं तो ये आपका ट्रांस आइसोमर कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांस आइसोमर कहलाता है। क्लियर, चलो, लैक ऑफ रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गिव सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अगर आपने रोटेशन किया और एक साइड में आपके आ गए दोनों सेम ग्रुप तो आपका ये क्या कहलाएगा, सिस आइसोमेरिज्म, जैसे सिस टू पेंटीन। क्लियर, और इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट पॉइंट है, इन सिस आइसोमर टू सिमिलर ग्रुप बॉन्डेड इन सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड। अगर आपके डबल बॉन्ड के सेम साइड में है तो आपका सिस होगा, बट इफ द सिमिलर ग्रुप आर ऑन द अपोजिट साइड, अगर आपके सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में है किसके, डबल बॉन्ड के, इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाली एल्कीन आपकी ट्रांस एल्कीन होगी, यानी कि ट्रांस टू पेंटीन। क्लियर, नेक्स्ट देखो, साइक्लोएल्कीन आर प्रेफर टू बी सिस अनलेस द रिंग इज लार्ज इनफ। जो आपकी साइक्लोएल्कीन है वो कैसे प्रेफर हो रही है, एज अ सिस प्रेफर हो रही है, अनलेस द रिंग इज लार्ज इनफ, जबकि आपकी जो रिंग है वो काफी हद तक लार्ज है, इज सेड टू बी ट्रांस, और इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांस कह सकते हैं। क्लियर, देखो जरा, जैसे ये है आपका साइक्लोहेक्सिन, ये है आपका साइक्लोऑक्टीन क्योंकि आपका 8 मेंबर रिंग है, ये डेकीन 10 मेंबर रिंग, सिस साइक्लोडेकीन, क्यों, क्योंकि 1 2 जो आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे आपकी दूसरी रिंग अटैच हो रही है, सेम हो गया इसका मतलब, तो सिस साइक्लोएल्कीन। अब देखो दूसरे वाले में, इसमें क्या होगा, डबल बॉन्डेड नहीं है यानी ट्रांस साइक्लोडेकीन। क्लियर, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। बच्चे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन देख लेते हैं। फ्रॉम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, एल्कील आर ऑब्टेन बाय हीटिंग एल्किल हैलाइड विद एल्कोहलिक पोटाश। जब आप एल्कीन को एल्कोहलिक हीट करते हो एल्किल हैलाइड के साथ या फिर किसके साथ में, एल्कोहलिक पोटाश के साथ में, तो आपका एल्कीन बनता है। क्लियर, नेक्स्ट है एल्कोहलिक पोटाश इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग पोटेशियम सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहल। जब आप एल्कोहलिक पोटाश को डिसॉल्व करते हो तो ये आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक पोटाश आपका कैसे बनता है, जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एल्कोहल में डिसॉल्व करते हो तो आपका एल्कोहलिक पोटाश बनता है। वेरी क्लियर, राइट। इन दिस रिएक्शन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन टेक्स प्लेस। तो जो आपकी ये रिएक्शन है इसमें क्या टेक प्लेस कर रहा है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो क्या है आपकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, देख लेते हैं गाइस। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की बात करें तो जब आपकी एल्कीन एल्कोहलिक KOH के साथ के प्रेजेंस में हीट की जाती है तो आपका एल्कीन बनता है। क्या बनता है, आपका एल्कीन बनता है। नेक्स्ट है वेसिनल हैलाइड। तो वेसिनल हैलाइड में क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि डाइहैलाइड जब आपके दो एडजेसेंट कार्बन एटम दो हेलोजेंस के साथ अटैच होते हैं, क्या बोला कि आपके एडजेसेंट कार्बन एटम जब दो हेलोजेंस के साथ अटैच होते हैं तो ये कहलाता है आपका वेसिनल हैलाइड। ठीक है, व्हेन सच डाइहैलाइड, और इस तरीके का डाइहैलाइड जब किसी मेटल के साथ जैसे कि जिंक मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो अपने हेलोजेंस को लूज कर देता है और एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, इसका मतलब हेलोजन लूज किया, इसका मतलब क्या हुआ, डीहेलोजिनेशन हो गया, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन
फ्रॉम वेसिनल हैलाइड किसके नाम से जाना जाता है? डी हैलोजिनेशन के नाम से जाना जाता है। बच्चे देखो, वेसिनल हैलाइड की रिएक्शन हो रही है जिंक के साथ, तो आपका एल्कीन बन रहा है और बाय प्रोडक्ट ZnBr2 बन रहा है। इसी तरीके से एक बार फिर से जब आपके वेसिनल हैलाइड की रिएक्शन जिंक के साथ हो रही है तो आपका एल्कीन और बाय प्रोडक्ट ZnBr2 बनता है। क्लियर? नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जब आपका एल्कोहल रिएक्ट करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में, तो विच रीजन्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, तो यह आपकी एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। कैसे करता है? क्योंकि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, आपका एथीन बन गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। क्या कह रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो एल्कीन आर क्वाइट सिमिलर टू दोज ऑफ एल्कीन। जो आपके एल्कीन्स हैं वो एल्केन्स के काफ़ी क्लोज है। एल्कीन्स एग्जिस्ट नेचुरली इन 3 स्टेट। हमारी एल्कीन नेचुरली 3 स्टेट में मिलती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैसे? हमेशा ध्यान रखना कि स्टार्टिंग की जो 3 एल्कीन होती हैं वो आपकी गैसियस स्टेट में होती हैं। आने वाली आगे की जो 14 एल्कीन्स होती हैं वो आपके लिक्विड स्टेट में होती हैं, और 14 के आगे वाली जितनी भी एल्कीन्स होती हैं वो आपकी सॉलिड स्टेट में होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ऑल एल्कीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्यों है भाई वाटर में इनसॉल्युबल? हमेशा ध्यान रखना, एल्कीन हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन नहीं करता, इसी वजह से ये वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं। अगर मान लो कि एल्कीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर रहा होता तो क्या होता? तो हमेशा ध्यान रखना कि भाई आपका वाटर में बहुत अच्छे से सॉल्युबल हो जाता। अच्छा, इसमें आपका वीक वैन डर वाल्स फोर्स भी पाया जाता है ना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती होती तो आसान होता बनना, बट वीक वैन डर वाल्स फोर्स है तब तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बट एल्कीन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये एल्कीन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे सॉल्युबल हो जाते हैं? बच्चे हमेशा ध्यान रखना, ये जो वैन डर वाल्स फोर्स है किसी अनदर फोर्स में कन्वर्ट होगा, जिसकी वजह से आपका एल्कीन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल हो पाएगा। क्लियर? अब देखो कौन कौन से आपके ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे कि बेंजीन है, एसीटोन है, ये सब आपका क्या कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ हेयर वैन डर वाल्स फोर्स विल बी रिप्लेस बाय न्यू वन, किसी अनदर फोर्स से रिप्लेस हो जाएगा और ये अपना एल्कीन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फुल्ली सॉल्युबल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कीन डिपेंड ऑन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। जो आपका एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लॉन्ग चेन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। क्लियर? दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपका बढ़ा जा रहा है तो यस आपका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूलर वेट अगर ज़्यादा है तो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा। तो क्या है, द बिगर मॉलिक्यूलर चेन द बिगर बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर चेन बढ़ी उतना ज़्यादा आपका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। ठीक है, सो द हायर एल्कीन है वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो इसी वजह से जो आपकी हायर एल्कीन है वो क्या रखती है? हाई बॉइलिंग पॉइंट रखती है। नेक्स्ट देखो, द पोलैरिटी ऑफ एल्कीन विल बी डिपेंड ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। जो आपकी एल्कीन की पोलैरिटी है वो आपके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करती है कि किस तरीके का ग्रुप आपके एल्कीन में जुड़ा हुआ है। अगर आपका ग्रुप अच्छा जुड़ा हुआ है तो भाई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो अपना अलग बिहेव शो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो अलग बिहेव शो करेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज एल्कीन की? एल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स। जो आपकी एल्कीन्स होती हैं वो एल्केन से ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। किसकी वजह से? डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंस होने का मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन है और पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आ गया गाइस, इसका मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि हाँ भाई आपका जो आपका बॉन्ड है वो भी रिएक्टिविटी को शो करेगा या फिर नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बट पाई बॉन्ड इज वीक। जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो स्ट्रॉन्ग होता है
बट बच्चे पाई बॉन्ड हमारा वीक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द टिपिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो हमारी एल्कीन की टिपिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन को शो करती है और क्रॉस द डबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि आपके जो डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो अपना क्या करते हैं, रोटेशन शो करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हाउएवर एडिशन रिएक्शन प्रोसीड थ्रू द फ्री रेडिकल रिएक्शन। कभी कभी क्या होता है कि जो ये एडिशन रिएक्शन है फ्री रेडिकल रिएक्शन के बेस पर, रिएक्शन मैकेनिज्म के बेस पर भी प्रोसीड होती हैं। कैसे प्रोसीड होती हैं? ओजोनोलिसिस, पॉलीमराइजेशन आर द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्कीन। जो आपकी ओजोनोलिसिस है, जो आपका पॉलीमराइजेशन है, ये दोनों रिएक्शन आपकी एल्कीन का फॉर्मेशन करती हैं, फिर एल्कीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब देखते हैं चलो एडिशन रिएक्शंस देख लेते हैं। एडिशन रिएक्शन तो सबसे पहले है हमारी एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। बच्चे एक 2 सेकंड के लिए मैं साइड में हट जाती हूँ, आप लोग सोचो और बताओ कि व्हाट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन। देखो, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। डीहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या हुआ? आपका हाइड्रोजन निकल रहा है। क्लियर? ये 2 चीजें हैं। अब देखो, हाइड्रोजन एडेड टू द एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटालिस्ट। कोई मेटल कैटालिस्ट जिसकी प्रेजेंस में आपका हाइड्रोजन एल्कीन से अटैच होगा और एल्केन का फॉर्मेशन करेगा एंड यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्केन, और करस्पॉन्डिंग एल्केन को बनाएगा। ठीक है? मेटल कैटालिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? निकिल, पैलेडियम या फिर प्लेटिनम। गाइस, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या कहते हैं? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब देखो जरा एक चीज समझो, अगर हमारी एल्कीन की रिएक्शन हो रही है, किसकी हो रही है? एल्कीन की रिएक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ एनआई। ठीक है? तो गाइस क्या होगा? क्या होगा? आपका जो H2 है ये आपका ऐड हो जाएगा और एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी C2H6 बन जाएगा। क्लियर? क्या बन पा रहा है? C2H6 बन पा रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को समझ सकते हो। नेक्स्ट है गाइस एडिशन ऑफ हैलोजेंस। क्या है एडिशन हैलोजन का? देखो जरा, व्हेन एल्कीन ट्रीटेड विद हैलोजन, जब आपकी एल्कीन हैलोजन के साथ ट्रीट की जाती है, जैसे कि आपका क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, एडिशन टेक प्लेस रैपिडली। तो जो आपका एडिशन है वो बहुत तेजी से होता है एंड फॉर्म 1,2 डाईहेलो एल्केन, और बहुत तेजी से 1,2 डाईहेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं? वेसिनल डाईहेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेसिनल डाईहेलाइड। देखो, एथीन में जब क्लोरीन की रिएक्शन की जाती है तो आपका 1,2 डाईक्लोरो एथीन बनता है। क्या बनता है? 1,2 डाईक्लोरो एथीन। देखो जरा, एथीन की रिएक्शन क्लोरीन से हुई तो क्या बनेगा? 1,2 डाईक्लोरो एथीन, 1,2 डाईक्लोरो एथीन। ठीक? नेक्स्ट देखो, आयोडीन रिएक्ट वेरी स्लोली टू फॉर्म 1,2 डाईआइडो एल्कीन। जो आपकी आयोडीन है वो जब आपकी रिएक्शन करती है किसी एल्कीन के साथ में तो बहुत धीरे 1,2 डाईआइडो एल्केन बनाती है। ऐसा क्यों होता है? चलो इसको समझ लेते हैं। देखो, फ्लोरीन हमारी बहुत ड्रास्टिकल रिएक्शन करती है, मतलब बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है। और बहुत तेज़ी से रिएक्शन ऐसा क्यों करती है? क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। एंड गाइस, जब कोई भी आपकी टर्म हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई वो ड्रास्टिकली रिएक्शन देगा। बट बच्चे, अगर कोई भी ऐसी रिएक्शन है जो कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वो ड्रास्टिकली रिएक्शन नहीं देगा। इसी वजह से जब भी आप कोई एडिशन रिएक्शन करते हो तो ब्रोमाइन और आयोडीन को लेते हो, ठीक है, क्लोरीन को लेते हो, सॉरी क्लोरीन और ब्रोमाइन को सबसे ज़्यादा लेते हो, फ्लोरीन और आयोडीन को नहीं लेते हो। क्यों नहीं लेते हो फ्लोरीन और आयोडीन को? क्योंकि देखो, फ्लोरीन तो बहुत तेज़ी से रिएक्शन कर रहा है, बहुत ड्रास्टिकली रिएक्शन कर रहा है, और आयोडीन बहुत धीरे रिएक्शन कर रहा है। जो रिएक्शन 2-3 घंटे में हो जानी चाहिए उसे 3-3, 4-4 दिन लगा रहा है। इसी वजह से आयोडीन आपका रिएक्शन हम लोग नॉर्मली नहीं कराते हैं। तो आयोडीन रिएक्ट विद स्लोली टू फॉर्म 1,2 आयोडो एल्कीन। तो जब आपका एल्कीन इथीन है,
जब वो I2 के साथ रिएक्शन करेगा तो गाइज एडिशनल कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा? 1,2-डाईआइडोएल्कीन बनाएगा। अब इसमें से 1,2-डाईआइडोएल्कीन में से जब आपकी आयोडीन का एलिमिनेशन होगा तो गाइज आपकी एथीन बनेगी। क्या बनेगी? आपकी एथीन बनेगी। सो आयोडीन रिएक्ट वेरी स्लोली टू फ्रॉम 1,2-डाईआइडोएल्केन विच आर अनस्टेबल, जो कि आपका अनस्टेबल होता है, एंड रीजनरेट द ओरिजिनल एल्कीन, और ओरिजिनल एल्कीन को रीजनरेट करता है। किससे? बाय द एलिमिनेशन ऑफ आयोडीन। किसके द्वारा? बाय द एलिमिनेशन ऑफ आयोडीन। क्लियर? एल्कीन की रिएक्शन I2 से हुई, आपका 1,2-डाईआइडोएल्कीन एल्कीन बना। अब इसमें क्या हुआ? आपने का I2 निकला तो आपका क्या बना? एथीन बना। क्या बना? एथीन। क्लियर? इतने में 1% भी डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है टेस्ट फॉर एल्कीन। बच्चे टेस्ट फॉर एल्कीन में बताऊं उससे पहले एक बार मैं आपको चीज़ें मतलब पूरी तरीके से क्लियर कर देती हूँ। देखो हमने क्या क्या चीज़ें क्लियर की, जरा उसको एक बार कवर अप करते हैं। पहली चीज़ तो मैंने ये बताया कि जो आपका ओजोनोलिसिस है और जो आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ये दोनों ऐसी रिएक्शन है जो कि आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बेस्ड है। बट ध्यान रखना कि ये भी आपकी होती एडिशन रिएक्शंस ही हैं। ठीक है? सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया कि जो हमारी एडिशन रिएक्शन है उसमें अगर हम हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे तो हमेशा क्या लेंगे? एक मेटल कैटालिस्ट लेंगे, और जब इस मेटल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी तो आपका एल्केन बनेगा। ठीक है? उसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया। दूसरा भी एग्जांपल अगर आप चाहो तो देख लो, C3H बताओ 6। ठीक है? C3H6। ठीक है? हाँ, और उसकी रिएक्शन जब आपने पैलेडियम या फिर निकल की प्रेजेंस में करा दी तो गाइज आपका जब H2 ऐड होगा क्या बनेगा? क्या बनेगा? C3H8। क्या बनेगा? H8। और ये क्या है? ये आपका है एल्केन, प्रोपेन। ठीक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट था एडिशन ऑफ हेलोजन। क्या था? नेक्स्ट था एडिशन ऑफ हेलोजन। अब देखो हमने यहाँ पर हेलोजन जब ऐड किया तो आपका ये पाई बॉन्ड टूटा ना। ठीक है? पाई बॉन्ड टूटा और आपका हेलोजन ऐड हुए तो आपका क्या बना? 1,2-डाइक्लोरोइथेन। क्या बना? 1,2-डाइक्लोरोइथेन, यानी एथीन से आपका इथेन बन गया, एल्कीन से एल्केन बन गया। क्लियर? अब यही रिएक्शन हमने आयोडीन में दिखाई। ठीक है? आयोडीन में जब यही रिएक्शन हमने दिखाई तो क्या हुआ कि ये रिएक्शन इतनी स्लोली हुई, क्योंकि आपका ये बहुत स्लो रिएक्शन करता है, इसके लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए रिएक्शन तेजी से करने के लिए। अब इसने बनाया 1,2-डाइआइडो एथेन। अब आयोडीन का एलिमिनेशन करा दिया तो आपका आ गया एथीन, यानी एथेन, एक सेकेंड बच्चे गलत, ये आपका आ गया CH2। यस, ओके, गॉट इट, जस्ट अ मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट। हाँ, हमारा ये 1,2-डाइआइडो एथेन तो बन गया, बट हमेशा ध्यान रखना कि जब आप एलिमिनेशन कराओगे तो एक बार फिर से ये रीअरेंज होकर वापस से एथीन में परिवर्तित हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पढ़ लो इस चीज को। आयोडीन रिएक्ट वेरी स्लोली 1,2-डाइआइडोएल्कोन एंड दिस इज अनस्टेबल। अब ये अनस्टेबल है तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। जब इसे रीअरेंज किया तो इसका आयोडीन का एलिमिनेशन हो गया और ये फिर से ओरिजिनल एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? ओरिजिनल एल्कीन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो ये आपका इंटरमीडिएट टाइप बना है, अनस्टेबल प्रोडक्ट बना है, ये क्षणिक बना है, कुछ टाइम के लिए बना है बस। नेक्स्ट था टेस्ट फॉर एल्कीन। चलो अब देखते हैं क्या है टेस्ट फॉर एल्कीन। बच्चे ब्रोमाइन इन वाटर इज रेडिश ब्राउन कलर। आपका जो ब्रोमाइन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। व्हेन स्मॉल अबाउट ऑफ ब्रोमाइन वाटर एडेड टू द एल्कीन, जब इस छोटे से अमाउंट में ब्रोमाइन के एल्कीन को ऐड किया जाता है तो यह डी कलराइज हो जाता है। एंड गाइज इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डाइब्रोमो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? डाइब्रोमो कंपाउंड। और यह रिएक्शन आपकी अनसैचुरेटेड एल्कीन का टेस्ट होता है या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड का टेस्ट कहलाता है। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है मार्कोनिकॉफ रूल।
व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? When a unsymmetrical alkene react with hydrogen, जब आपकी unsymmetrical alkene हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या देती है? हाइड्रोजन एड टू द कार्बन दैट हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो आपकी हाइड्रोजन है वो कार्बन के साथ ऐड होकर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हैलोजन देती है। अब सुनो, इसको पढ़ने के लिए एक चीज़ बहुत क्लियर शब्दों में ऐसे समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि लिखा क्या है। मैं इसके आगे खड़ी हो जाती हूँ जिससे आपको दिखाई ना दे। देखो, जब भी हमारा मार्कोनिकॉफ रूल की बात आती है तो मार्कोनिकॉफ ने ये कहा था कि जो एल्कीन है उसमें ब्रोमाइन हमारा ऐसे कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो, ठीक है, और हाइड्रोजन हमारा वहाँ जुड़ेगा, वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम हो, जबकि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। क्लियर? देखो जरा, उन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोजन एडेड टू द दैट कार्बन वेयर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाइड्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन एड टू द कार्बन दैट हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब जो आपका हैलोजन है, ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा मोर नंबर ऑफ कार्बन के साथ, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, एंड जो आपका हैलोजन है वो जुड़ेगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ, ठीक है। और इस रूल का जो इम्प्लीमेंट है वो आप एल्कीन पर भी कर सकते हो और एल्काइन पर भी कर सकते हो। हमेशा ध्यान रखना, एल्कीन में एक बार में रिएक्शन हो जाती है, एल्काइन में 2 बार में होती है। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। नॉर्मली वाटर डज नॉट रिएक्ट विद एल्काइन। नॉर्मली आपका जो वाटर के साथ एल्कीन रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता, इनसॉल्युबल होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एल्कीन रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म एल्कोहल। सिर्फ H2SO4 के प्रेजेंस में ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है और एल्कोहल बनाता है। दिस रिएक्शन फॉलो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और ये रिएक्शन आपकी कार्बोकैटायन मैकेनिज्म को दर्शाती है, जिसे कि हम कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर या फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ वाटर या फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। तो गाइज ये रिएक्शन आपके कार्बोकैटायन रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाती है, जिसे कि हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। और मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि हमारा जो H+ और OH-, ठीक है, हमारा जो OH- वाला टर्म है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, और हमारा हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन अधिक है। तो यस, आपका क्या आ गया? 2-methyl-2-प्रोपेनॉल आ गया। क्या आ गया? 2-methyl-2-प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ हाइड्रोहेलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड यानी HCl, Br और HI जब एल्कीन से ऐड किए जाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। क्या बनता है? एल्किल हैलाइड बनता है। गाइस, जो इस ऑर्डर की रिएक्टिविटी है अलग अलग हाइड्रोजन के लिए, वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा HI की होती है और सबसे कम क्लोरीन की होती है। बात करें इसके एग्जाम्पल की तो गाइज इसका एग्जाम्पल है आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। मतलब ये जो आपका एग्जाम्पल है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर? नेक्स्ट है एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या है? एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल एल्कीन। तो एथीन की रिएक्शन जब HBr से होती है तो आपका ब्रोमो इथेन बनता है। क्या बनता है? ब्रोमो इथेन। इसी तरीके से ब्यूट टू ईन जब HBr से रिएक्शन करता है तो फिर से एक बार मार्कोनिकॉफ रूल लगाते हैं। क्या होगा? आपका जो ब्रोमाइन है, ठीक है, आपका ब्रोमाइन है ऐसे कार्बन से अटैच होगा जहाँ पर आपका कहना चाहिए हाइड्रोजन कम है, और जो आपका हाइड्रोजन है वो ऐसे कार्बन से अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है। क्लियर? तो इससे आपका बन जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन। क्या बनेगा? 2-ब्रोमोब्यूटेन। नेक्स्ट देखो, एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन। प्रोपीन अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr से रिएक्शन हो रही है। देखो हाइड्रोजन आपका कहाँ जुड़ा है? हाइड्रोजन आपका ऐसी जगह जुड़ा है जहाँ पर कि आपके हाइड्रोजन की संख्या अधिक है ना। और ब्रोमाइन आपका कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, यानी मेजर प्रोडक्ट।
और वहीं पर अगर उल्टा कर दे तो गाइस बनने वाला प्रोडक्ट आपका माइनर होगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रोमाइन ऐसे ही कार्बन से जुड़ गया है जहां पर हाइड्रोजन अधिक है, जबकि हाइड्रोजन ऐसी जगह जुड़ गया है जहां पर आपके हाइड्रोजन की संख्या कम है। नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ प्रोपीन। तो इसके सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। स्टेप 2 में क्या होता है? स्टेप 2 में कार्बोकेटाइन बनता है। और स्टेप 3 में क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। ठीक है, स्टेप 3 में क्या होता है? अटैक ऑफ Br। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जरा, ये है एल्कीन HBr से रिएक्शन हुई। तो गाइज जब आपकी ब्रोमाइन इस वाले कार्बन से जुड़ा और हाइड्रोजन इस वाले से, तो बनने वाला कार्बोकेटाइन प्राइमरी था, यानी लेस स्टेबल था। वहीं पर अगर इसने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो किया, किसको? मार्कोनिकॉफ रूल्स को फॉलो किया, तो फिर क्या हुआ? आपका जो बनने वाला प्रोडक्ट था उसमें ब्रोमाइन ऐसे कार्बन से अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो, और हाइड्रोजन ऐसे को अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो, यानी कि बनने वाला प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्लियर? अब देखो हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा दिया, अब न्यूक्लियोफाइल देखो, ब्रोमाइन है, ये कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और आपका मेजर प्रोडक्ट 2-ब्रोमोब्यूटेन बनाएगा। क्लियर? यही चीज हमने यहाँ पर समझाई है। देखो जरा, रिएक्शन हुई HBr से, आपका प्रोडक्ट क्या बना? 2-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन, जो कि आपका माइनर प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि इसने मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं किया। बट बच्चे जब मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करके हमने प्रोडक्ट बनाया तो आपका मेजर प्रोडक्ट 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन बना। क्लियर? नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। अब देखो जब आप एल्कीन का ऑक्सीडेशन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, हाई टेम्परेचर पर जैसे हीट करते हो, तो आपका ऑक्सीडेशन पर ईथेन 1,2 डायोल बनता है। क्या बनता है? ईथेन 1,2 डायोल बनता है, और ये डार्क ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेशन देता है। नेक्स्ट देखो, बाय एसिडिफाई KMnO4 सॉल्यूशन। जब आप KMnO4 सॉल्यूशन को एसिडिफाई करते हो तो क्या होता है? 2-मिथाइल प्रोपेन 1-ईन का जब आप एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करते हो तो आपका प्रोपेन 2-ओन आता है। वहीं पे ब्यूटेन 2-ईन की बात करें, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा तो सबसे पहले आपका एथेनॉल बनेगा, और एथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड देगा। क्या देगा? एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट देखो बच्चे, ओजोनोलिसिस। एथेन की जब ओजोनोलिसिस की जाती है तो आपका ओजोनॉइड बनता है, और ये क्या से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। जिंक के प्रेजेंस में ये आपको फॉर्मेल्डिहाइड देता है। वहीं पर अगर दूसरी तरफ देखें तो प्रोपेन 1-ईन जब आपका ओजोनोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है तो प्रोपीन ओजोनाइड मिलता है, और एस सेम जब जिंक से रिएक्शन होती है तो आपको फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड का मिक्सचर प्राप्त होता है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने एल्कीन को पूरा डिस्कस किया। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एल्काइन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को लाइक कीजिए, चैनल अड्डा 24/7 स्कूल को फॉलो कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए, सभी वीडियो को सिस्टमेटिकली देखिए जिससे कि तैयारी और बेहतर हो पाए। तो बच्चे चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।